नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आज हम आए हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। देश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी तेज हो गई है। मोदी कैबिनेट से वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। उधर विपक्ष ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का विरोध जताया है। देश में एक साथ चुनाव पर सियासी तनाव किस तरह से हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। देश में एक साथ चुनाव कराने के फैसले को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला। संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा बिल। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष का रिएक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। 15 विपक्षी पार्टियों ने जताया फैसले का विरोध। देश में एक साथ चुनाव पर अब सियासी तनाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव को एक समय पर कराना है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की पूरी संभावना है। सरकार का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से देश में चुनाव का खर्च घट जाएगा, साथ ही अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है, उसमें भी कमी आएगी। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी। बार बार इलेक्शन मोड में देश नहीं जाएगा, विकास के कामों पर ध्यान दिया जाएगा। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। ये अभी तक का इतना बड़ा फैसला है जिसके माध्यम से विकास के मामले में चुनाव की बार बार की स्थिति अलग अलग राज्यों की जब होती है तो डेवलपमेंट का काम रुकता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी और इसलिए पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी के मार्गदर्शन में एक आयोग बना था जिसने रिकमेंड किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन करके लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज वो गारंटी को पूरा करने का शुभारंभ कैबिनेट ने निर्णय लेकर के कि हम देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के जो हमने कहा था उसको हम पूरा करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। और इस निर्णय के लिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 दिन का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक ऐतिहासिक कदम देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के उठाया है। ये चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। ये चुनाव जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है मोदी सरकार। कोविंद कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। कोविंद कमेटी ने की एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो सकेंगे एक साथ। 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी होना चाहिए। मोदी कैबिनेट से प्रस्ताव को मिल चुकी है मंजूरी।
अब संसद और राज्यसभा में पेश होगा बिल। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन सकेगा। ध्यान दीजिए तो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी होने चाहिए, जिससे कि पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकेंगे। वर्तमान में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। समिति ने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इनमें से 32 ने एक साथ चुनाव का समर्थन किया, जबकि 15 पार्टियां इसके विरोध में हैं। वहीं 15 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष का रिएक्शन भी सामने आया। विपक्ष का कहना है कि वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को कानून बनाने के लिए संसद में बिल पास कराना होगा। इसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का समर्थन बेहद जरूरी है। लोकसभा में इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 362 और राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन चाहिए। संसद से पास होने के बाद इस बिल को कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन भी बेहद जरूरी होगा, यानी कि 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास कराना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल कानून बन सकेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार की चुनौतियों की चौसर पर विपक्ष अपनी सियासी गोटियां सेट करने में लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण योजना के तहत 50,000 से अधिक हितग्राहियों को राज्य सरकार ने गृह प्रवेश कराया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रदेश में 10 लाख नए घर बनाने का टारगेट रखा गया। भारत सरकार की स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। अपने घर का सपना संजोए गरीब परिवारों की उम्मीदें पूरी करने के लिए मोहन सरकार ने शानदार काम किया। इसके लिए आवास योजना में 38,415 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला था। अब तक लगभग प्रदेश के भीतर 37 लाख आवास बना लिए गए हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के 51,000 परिवारों को मिला नया घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार ने लोगों को दिया नया घर। 51,000 से अधिक हितग्राहियों को मिला योजना का लाभ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में बनाए जाएंगे 10 लाख नए घर। हर गरीब को पक्का मकान देने का सपना मध्य प्रदेश में भी साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के हितग्राहियों को 51,000 आवासों की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब को पक्का मकान का सपना साकार किया है। प्रदेशवासियों के लिए यह हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार लोगों के पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में द्वितीय स्थान भी प्राप्त हुआ है। अंत्योदय की भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब को पक्का मकान उपलब्ध कराने की संकल्प सिद्धि पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में 10 लाख करोड़ की लागत से 1 करोड़ नए आवास बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में द्वितीय चरण की शुरुआत हुई है। मैं अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से एक और बड़ा काम हुआ है, और बड़ा काम ये है कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आज हम एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं। खास करके 1,31,000 से नए नवनिर्मित आवासों में आज प्रधानमंत्री के इस योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में लोग अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। उनको सबको बधाई देता हूं। 1,31,000 किसको कहते हैं, मामूली बात है क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,24,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका आवास का लाभ मिला है, और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से
8,05,000 से अधिक हमारे भाई बहनों को इसका लाभ मिला है। कोई का पक्का मकान बन जाए और वो पक्के मकान में पहुंच जाए बगैर कोई शुल्क दिए, खास करके बदलते दौर में ये कल्पना अगर कोई कर सकता तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री कर सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 4 लाख और मध्य प्रदेश के 51,000 परिवारों को गृह प्रवेश कराया। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिले थे। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 51,000 आवास की सौगात जनता को दी है, लेकिन जो इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के समय चला करती थी उसमें घर घर आवास बनाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है। बीजेपी ने योजना का नाम जरूर बदल दिया, लेकिन बीते 3 साल तक लोगों की किस्त नहीं आ पा रही है। फाइनल किस्तें तो अभी भी बकाया है। ऐसे में खोखली घोषणाएं की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मिंटो हॉल में कहा है कि हमने 51,000 आवासों की सौगात जनता को दी है माननीय प्रधानमंत्री की जन्मदिन के अवसर पर। अरे भाई, जो इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के समय पर चलती थी उसमें घर घर आवास बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। आपने नाम जरूर उसका पीएम आवास योजना रख दिया है, लेकिन 3 साल तक लोगों की किस्तें नहीं आ रही हैं और फाइनल किस्तें तो अभी भी बकाया है। ऐसे में थोथी घोषणाएं किया जाना मैं समझता हूँ बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल शहरों में भी फ्लैट बनाकर योजना के तहत बेघरों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई थी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पक्का मकान की सुविधा देने का लक्ष्य रखा। यही वजह है कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होने वाले भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाए हैं। इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साथ ही मैच नहीं कराने की मांग की गई। वहीं भाजपा ने कांग्रेस को देश विरोधी बताया है। रिपोर्ट देखिए। भारत बांग्लादेश मैच पर सियासत। कांग्रेस ने मैच का किया विरोध। सरकार से मैच नहीं कराने की मांग। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को बनाया मुद्दा। बीजेपी ने कांग्रेस को देश विरोधी बताया। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच क्रिकेट का महामुकाबला होने जा रहा है। ग्वालियर में होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बिक्री प्रारंभ होने जा रही है। यह मुकाबला ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। मेजबान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन MPCA के अनुसार टिकट की कीमत 929 रुपए रखी गई। इस श्रेणी के दर्शकों के लिए ईस्ट गैलरी में सीट आरक्षित रहेंगी। टिकट ऑनलाइन मिलेंगे। एक दर्शक एक ही टिकट खरीद सकेगा। टिकट की ऑनलाइन बिक्री हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भारत बनाम बांग्लादेश मैच का विरोध किया है। ग्वालियर में होने वाले मैच पर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश को शामिल करने का विरोध होना चाहिए। कांग्रेस मैच ना कराए जाने की मांग करती है। अमित शाह के बेटे जिम्मेदार पद पर हैं। उन्हें इस विषय पर सोचना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मैच नहीं कराने की मांग की जाती है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अमित शाह जी गृह मंत्री जो बांग्लादेश के बारे में बहुत से वक्तव्य देते रहते हैं, उनका बेटा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पे, क्रिश्चियन पे और बाकी सब पे जो अत्याचार वहाँ हो रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश का मध्य प्रदेश ग्वालियर में मैच की क्या जरूरत है? बायकाट करना चाहिए बांग्लादेश का जब तक कि वहाँ पर लोग अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हो जाएं। और मैं सिंधिया जी से भी कहना चाहूँगा, मंत्री जी से, कि वो ग्वालियर में इस मैच को रोकें, क्योंकि आपकी टेरिटरी है वहाँ पर। इसको आप रोकें जब तक कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको सम्मान नहीं मिलता या उनके साथ न्याय नहीं होता। उधर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया।
बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि निर्णय लेने का अधिकार हमारी सरकार के पास है। कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में इस क्रिकेट मैच को लेकर कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बनाया है। इस प्रकार के विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार हमारी सरकार के पास है। हमारे सामरिक हितों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमें कैसे संबंध रखने हैं, इसका निर्णय हमारे देश का विदेश मंत्रालय लेगा। इस पर कांग्रेस के नेता अथवा भारत विरोधी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। उन अपने शासनकाल के दौरान तो पाकिस्तान के लोगों को लगातार बुला करके यहाँ काम में अवसर देते थे, क्रिकेट मैच करवाते थे, हमारे तमाम विरोध के बावजूद भी, जबकि वहां पर से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में हो रही थी। और आज इस प्रकार के आरोप लगा करके कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध कर रही है। राहुल गांधी जी की ओर से एक बार उनके मुंह से हिंदू शब्द नहीं फूटा कि वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वह सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द बोल रहे हैं। तो यह दिखाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता और किस वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए राजनीति कर रही है, और यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य योग्य नहीं है। फिलहाल क्रिकेट मैच पर सियासी महाभारत के बीच तैयारी पूरी हो चुकी है। क्रिकेट बोर्ड इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार है, टिकट भी दे दिए गए हैं। पूरी तैयारी के बीच बीजेपी इसे राजनीति से जोड़कर देख रही है, जबकि कांग्रेस विरोध करते हुए अब इसे रद्द करने की मांग कर रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सियासी नौटंकी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मंत्री के बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने मंत्री के बयान को शिक्षकों का अपमान बताया है, साथ ही माफी मांगने की बात की जा रही है। प्रदेश सरकार में कौन से ऐसे मंत्री हैं जिन पर यह गंभीर आरोप लगे, रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री का बयान क्यों मचा सियासी घमासान? नियमितीकरण पर सियासी नौटंकी। शिक्षा मंत्री से सवाल, अतिथि शिक्षकों पर बवाल। अतिथि शिक्षक मेहमान बनकर आएंगे, घर पर कब्जा करके जाएंगे। कांग्रेस ने शिक्षकों का बताया अपमान। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश के भीतर अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इसी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का एक बयान सियासी घमासान मचा रहा है। अब कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। मीडिया से बातचीत में अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की मांग पर राव उदय प्रताप सिंह ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम अतिथि है, यदि वह मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर भी कब्जा करेंगे? वेतन देने के लिए वित्तीय प्रावधानों का प्रायोजन करना पड़ता है, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण परिवहन पर कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की संभावना बनती है तो यह सेवा शुरू करेंगे। वहीं उन्होंने राजधानी के एक निजी स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर कहा कि ये दंडनीय अपराध है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहां तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहां बच्चे नहीं है वहां पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशेष में वहां ले जाने का काम किया। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक सियासत का केंद्र बन चुके हैं। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के साथ धोखा हुआ है, धोखा देकर वोट ले लिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने परमानेंट करने का आश्वासन दिया था, अब परमानेंट करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री, कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो। मतलब ये
तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव के पहले धोखा हुआ है और धोखा देके इनके वोट लेने का प्रयास किया है। इसकी मैं निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि अतिथि शिक्षक, इनकी ये मांग कई सालों से चल रही है। आपकी ही सरकार ने, शिवराज जी ने इनको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को आप पूरा करें, क्योंकि ये बीजेपी की ही सरकार थी और आपकी ये सरकार है। इसको पूरा करके इनको अतिथि न समझें, इनका स्वागत करके इनको परमानेंट करें। ध्यान दीजिए तो बीजेपी की पिछली सरकार ने अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का वादा किया था। ये वादा अतिथि शिक्षकों के सम्मेलन में किया गया था। कांग्रेस अब मौजूदा शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। फिलहाल बात सियासत की में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।